गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है हम करंट अफेयर करते हैं डेली। तो आज का बयान क्या है चर्चा में, इनको तो आप जानते होंगे। ये कांग्रेस के सांसद हैं जिनका नाम है शशि थरूर। क्या नाम है? शशि थरूर। इन्होंने एक बार एक वर्ड काम में लिया था जिसके अंदर ABCD जो आती है ना, उसके पूरे जो 26 लेटर्स होते हैं उन सभी का उसके अंदर समावेश था। 26 लेटर्स का एक वर्ड बोला था इन्होंने, तभी भी ये चर्चा में थे। अब इनका बयान इन्होंने क्या दिया है कि जो चर्चा में आया है, हम देख रहे हैं सॉरी हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच के अंदर बयानबाजी चलती रहती है और ये काफ़ी समय से चल रही है। तो उसी को आधार बनाते हुए ये शशि थरूर कहते हैं कि जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे होते हैं तो जरा सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने अपने 14 साल के राजनीतिक करियर में विरोधियों को भी ऐसे शब्द नहीं कहे हैं। अपने साथियों से यह गुजारिश करता हूं कि अपने ही भाई बहनों के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस सांसद। गहलोत के पायलट को गद्दार कोरोना कहने पर इन्होंने ये बयान कहा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि शशि थरूर कौन है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोटो जो खुद खबर के अंदर है। ये फोटो आपको कहाँ की लग रही है? ठीक है, कहाँ की लग रही है? ये कोई दंगा हो रहा है। ठीक है, तो दंगा हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है वो देख लेते हैं एक बार। ये तस्वीर कोलकाता, और कोलकाता कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। के यह तस्वीर कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके की है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि ISF, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस से गोले दागती पुलिस। ISF का आरोप है कि TMC तृणमूल कांग्रेस दक्षिण 24 परगना जिले में उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही है। इसके विरोध में ISF ने कोलकाता की सड़कों पर ट्रैफिक रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और ISF मेंबर्स में झड़प की गई। तो ये तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है। अब तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो तो ममता बनर्जी है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। तो जब से चुनाव जीते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तब से ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके ऊपर आरोप दिन ब दिन लगाए ही जा रहे हैं। नेक्स्ट है, तो हम ये भी देखते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। जैसे कि हमने कल देखा था सुभाष चंद्र जो रास बिहारी बोस थे उनके बारे में देखा था। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और आज डेट क्या है? तो आज है 22 जनवरी 2023 है, लेकिन 23 से अपन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अपन को जो 22 जनवरी है आज के दिन इतिहास के अंदर क्या हुआ था हम वो जानेंगे। पहले तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, और ये है ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद 22 जनवरी 1905 को रूस में मजदूरी की स्थिति और काम के घंटे जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। कहाँ पर? रूस के अंदर। तो अगर रूस के अंदर हो रहा था तो ये ब्रिटिश आर्मी नहीं है बल्कि रशियन आर्मी है। कौन सी आर्मी है? रशियन आर्मी। तो रूस के अंदर 22 जनवरी 1905 को मजदूरी की स्थिति और काम के घंटे जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय, उस समय रूस का जो शासक था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय से मिलकर अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जार के पास पहुंचने से पहले ही उनके सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। इस घटना में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। जैसे अपन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, निमोचना कांड हुआ था, उस तरह से जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, उसी तरह से रूस के अंदर भी 500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, वो भी निहत्थे। इस घटना को रूस के इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लडी संडे। तो इस दिन जो रूसी लोग हैं वो ब्लडी संडे मनाते हैं और शोक जाहिर करते हैं, यानी कि खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी घटना से बोल्शेविक क्रांति के नाम से मशहूर 1917 में रूसी क्रांति की नींव पड़ी, जो बहुत ही फेमस है। और अंत में जो रशियन फेडरेशन यानी यूनियन संघ था, ठीक है, USSR था, उसका विलय हो जाता है 1991 के अंदर। व्लादिमीर लेनिन ने इस क्रांति की अगुवाई की थी। इस क्रांति के दौरान ही जार के शासन का अंत हुआ था। जार को उसकी पत्नी और 5 बच्चों समेत फांसी दे दी गई थी। किसके द्वारा? बोल्शेविक
जो क्रांति के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा, ये जार निकोलस देते हैं। तो इससे आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? एक तो बनेगा बोल्शेविक क्रांति कि किसके नेतृत्व में हुई थी, और बोल्शेविक क्रांति से जो संसार के जितने भी और क्रांति है उससे क्या प्रेरणा लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है, और मेंस के अंदर आपका क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है, फिर चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, ठीक है, उन सभी के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कुछ सालों पहले ये चर्चा में था क्या? संथारा। तो संथारा क्या होता है? ये जैन समाज का मोक्ष प्राप्त करने का, एक साधन होता है, ठीक है, एक प्रथा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति एक आयु के बाद अन्न और जल का त्याग कर देता है। क्या कर देता है? त्याग कर देता है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिन्हें ये मोक्ष प्राप्त करने का जो प्रथा है वो मानते हैं। और जैन समाज के जो 24 तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। आई होप आपको ये पता होगा। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जब हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ लोगों ने सिर मुंडवाए थे, संथारों को माना था सुसाइड। जब हाईकोर्ट ने संथारों को सुसाइड माना था, सुप्रीम कोर्ट को क्यों देना पड़ा दखल? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। संथारा केस जो इतिहास में दर्ज हो गया था, अब क्या है वो देख लेते हैं। देश में पहली बार बाड़मेर, तो बाड़मेर कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान में। जिले के जसोल में एक दंपति ने एक साथ संथारा ग्रहण किया, यानी कि एक साथ देह त्यागने की इच्छा। पति पुखराज संकलेचा 83 का संथारा 14 जनवरी को पूर्ण हो चुका है। 14 जनवरी 2023 को पूर्ण हो चुका है। अब उनकी पत्नी गुलाबी देवी भी इसी राह पर है। पति पत्नी के एक साथ संथारा लेने की चर्चा देश भर में है। जैन समाज इसे लेकर उत्सव जैसा माहौल है। जिस संथारा को जैन समाज में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मानकर देह त्यागी जाती है, उसे एक बहुत बड़ा विवाद तक हो चुका है। हमेशा जैन समाज के आंदोलनों में अगवा रहने वाले राजस्थान से ही विवाद शुरू हुआ था। तब पहली बार संथारा को आत्महत्या बताते हुए एक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, तो एक तो आपसे बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे जो संथारा प्रथा है, ठीक है, ये किस समाज से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए ये जैन समाज से संबंधित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैन समाज के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो उनका नाम है महावीर स्वामी उनका नाम था। और किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24 नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है कि ये एक तरह का करियर फंडा मान सकते हैं आप, ठीक है, स्टूडेंट के लिए जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कौन सी मतलब 6 से ऊपर जो क्लास में हैं उनके लिए। तो परसेंटेज निकालने के 2 आसान तरीके होते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू के प्रतिशत याद करें, जैसे कि 1%, 1%, 5%, 10% और 50% की ट्रिक भी अपनाएं। तो फास्ट कैलकुलेशन करें ताकि एग्जाम में टाइम बच सके, और आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जिनके अंदर टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर आप उस बचे हुए समय को लगा सकें, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये है फ्रैक्शंस, परसेंटेज एंड डेसिमल्स। तो आपको मिनिमम कम से कम 10 से 15 फ्रैक्शन तो आपको याद ही रखना है, ताकि आपको आपके जो रूटीन लाइफ है, डेली लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको ये काफ़ी काम आते हैं। जैसे कि जो शोरूम वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो लिखते हैं 50%, 25%, 20%, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो आपको वो भी आना चाहिए, और एग्जाम के अंदर भी आपको ये परसेंटेज, आपको ये डेसिमल आपको याद होने चाहिए। जैसे 1% का मतलब होता है 100%, यानी कि 1.0। 1/2 का मतलब होता है 50%, यानी कि 0.5। 1/3 का मतलब होता है 33.3%, यानी कि 0.33। 1/4 का मतलब होता है 25%। ये कैसे आया? तो 100 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका क्या हुआ, सॉरी, जैसे 25% है ना, तो 25/100, यानी कि 1/25 चौक 100, 1/4 ऐसा। फिर 1/5 का मतलब 20%, यानी कि 20/100 का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 20 पंजे 100 होता है। फिर 1/6 का हो गया 16.6% और 0.1166। 1/8 का होता है 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%, यानी कि 12.5/100। तो एक जी इस पॉइंट को हटाने के लिए 1000, ठीक है। तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100 और 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, ऐसे होगा 1/8। 1/10 का तो आपको पता ही होगा 10% होता है, यानी कि 0.1%। और 1/12 का मतलब होता है 8.3%, यानी कि 0.083%।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन ईजी भी हो जाएगी और आपका जो कैलकुलेशन है वो जल्दी भी हो जाएगा। इससे आपका टाइम बचेगा। जिस क्वेश्चन के अंदर टाइम कंज्यूम होने वाला है उसके अंदर आप उस टाइम को यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट, तो शराब है वो हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है ये हम इस न्यूज़ के अंदर देखेंगे। शराब की पहली घूंट से बढ़ेगा कैंसर का खतरा। तो ये तो आपको पता ही है कि शराब और धूम्रपान से कैंसर का खतरा बढ़ता है। लीवर ही नहीं, पेट, मुंह में होगा कैंसर। लत छुड़ाने में मदद करेगा मृत संजीवनी सोरा। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? देखिए, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर और एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए, लग्जरी जीवन जीने के लिए शराब एक माध्यम बन चुका है। ये तो आपको भी पता है। अभी हाल ही के अंदर 31 दिसंबर के अंदर केवल राजस्थान के अंदर 111 करोड़ की शराब पी गए लोग, 111 करोड़ की। तो कितना चलन है ये आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। अब इनसे शराब से क्या क्या नुकसान है वो हम देख लेते हैं। शराब से हो सकते हैं ये 7 तरह के कैंसर। कौन कौन से कैंसर होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला तो है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर ये महिलाओं में होता है अगर महिलाएं शराब कंज्यूम करती हैं तो, ठीक है। दूसरा है लीवर कैंसर। तो लीवर आपका क्या होता है, उसके ऊपर सूजन आ जाती है और वो उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो। उसके बाद आंत का कैंसर, जो इंटेस्टाइन होती है अपनी छोटी आंत बड़ी आंत, उनके अंदर भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है शराब के सेवन से। मुंह का कैंसर, ये नहीं है कि तंबाकू चबाने से ही मुंह का कैंसर होता है, शराब पीने से भी मुंह का कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर के जो कार्सिनोजेनिक जो तत्व होते हैं वो शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं और शराब, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ये चीज़ें क्या करते हैं, उन तत्वों को कैटलिस्ट की तरह, उन तत्वों से कैटलिस्ट बन के उन तत्वों को आगे बढ़ा देते हैं, उनको एक माध्यम दे देते हैं बढ़ने का। इस वजह से जो कोशिका विभाजन होता है वो अनियंत्रित होकर कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए और इससे डरिए क्योंकि जीवन बहुत ही मूल्यवान है। अगर हिंदू रीति रिवाजों से अगर देखा जाए तो 84 लाख जीवन के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, तो इस जीवन को यूं ही बर्बाद ना करें। नेक्स्ट है गले में कैंसर। तो गले का कैंसर भी शराब पीने के कारण होता है। ईसोफेगस कैंसर यानी कि खाने की नली, जो फूड पाइप है उसके अंदर भी आपका कैंसर हो सकता है। और पेट का कैंसर तो फेमस है ही, पेट का कैंसर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शराब का सेवन आपको नहीं करना है। स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस रहता है, ठीक है, स्ट्रेस हर एज के ग्रुप वाले व्यक्तियों को होता है, लेकिन शराब किसी स्ट्रेस को दूर करने का माध्यम नहीं बन सकता है। इसलिए अपने परिवार के बारे में सोचें और शराब जैसी चीज़ों से दूर रहें। अब जैसे किसी के सवाल है कि शराब से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो जवाब में है कि शराब शरीर को पहुंचाती है 10 नुकसान। अब क्या क्या हो सकते हैं वो, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे बीपी क्या होता है 80/120 होता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है 120 होता है। अब इससे ऊपर जाने का मतलब 120 से ऊपर प्लस माइनस 10 तो आप लेके चल सकते हैं, लेकिन जैसे 130 से ऊपर चला जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो शराब एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। नेक्स्ट है दिल से जुड़ी बीमारियां, जो हार्ट डिजीज होती हैं, हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो शराब से संबंधित हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक होता है हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। इससे क्या होता है, आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, और जो हाई ब्लड प्रेशर से आपके ब्रेन के जो नसें हैं वो फट सकती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज। तो ये भी आपका शराब पीने से प्रमुख ये बीमारियां हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, कि आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है आपका जो खाना है वो पचता नहीं है, लेट तक पचता है, ठीक है, उसके लिए आप विभिन्न तरह की दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है शराब से। कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। फैटी लीवर की समस्या आपकी रहेगी, आपके लीवर में दर्द रहेगा। फैटी लीवर होने से जो आपका टॉयलेट है, यूरिन है, वो ढंग से साफ नहीं हो पाएगा। इससे डायलिसिस होता है वो आपको करवाना पड़ सकता है, क्योंकि जब लीवर में समस्या आती है तब लीवर होता क्या है, जो ब्लड होता है उससे यूरिन अलग करने का काम करता है, ठीक है, ब्लड से यूरिन अलग करने का काम। आज जब लीवर खराब हो जाएगा तो आपके ब्लड के अंदर यूरिन मिक्स हो जाएगा और उससे वो फिर एक ही इलाज होता है डायलिसिस, फिर हर महीने डायलिसिस करवाना पड़ता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस एक तरह का अनुवांशिक रोग भी हो जाता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। भूख न लगना ये मुख्य कारण है। पैंक्रियाटिस
पेंक्रियाटाइटिस, यह भी बीमारी है। और इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता, जो प्रजनन क्षमता है उसके अंदर भारी कमी देखने को मिलती है। या तो प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है या फिर उसके अंदर कमी आ जाती है। तो ये भी मुख्य कारण है शराब सेवन के। ठीक है, मुख्य मतलब जो नुकसान पहुंचाती है, ये शराब के प्रमुख नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब आप शराब कैसे जो शराब की जो लत है उसको कैसे छोड़ सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। शराब पीने की लत लग गई है तो इन 4 आयुर्वेदिक तरीकों से छुड़ा सकते हैं। सबसे पहला है तुलसी। तो तुलसी तो घर के आंगन में आपको मिल ही जाएगी, घर के आंगन में तुलसी तो आपको मिल ही जाएगी। रोज सुबह तुलसी की पत्तियों को जीभ पर रखें, इससे फायदा मिलेगा। तुलसी के पत्तियों को गर्म पानी में उबालकर इसका काढ़ा पिए, शराब की लत को छोड़ने में यह मदद मिलेगी। दूसरा मेथड है मर्त संजीवनी सुरा। मर्त संजीवनी सुरा यह आयुर्वेदिक दवा है, शराब के ऑप्शन के तौर पर इसे पिया जाता है। शुरू में मर्त संजीवनी सुरा को 30-40 ml की मात्रा में पिए, जब लत छूट जाए तब मात्रा धीरे धीरे कम कर दें। ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है? तीसरा है किशमिश और खजूर। रोजाना 4 से 5 किशमिश चबाएं। रेगुलर खाने से शराब पीने की जो आदत है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह खजूर को कद्दूकस कर पानी में मिला लें, इससे लत छुड़ाने में मदद मिलेगी। खजूर तो आप जानते ही होंगे, और किशमिश जिसके अंदर बीज नहीं होते हैं वो किशमिश होती है। और मुनक्का, जो मुनक्का होता है उसके अंदर बीज होते हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो ये भी एक उपाय है शराब की लत को छोड़ने का। अश्वगंधा, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच में अश्वगंधा चूर्ण बनाकर पिए, इससे शराब पीने की लत में छुटकारा मिलता है। तो ये प्रमुख 4 दवाएं हैं, आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनसे आप शराब की लत को छोड़ सकते हैं और अपने अपनों को छुड़वा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो करंट अफेयर के साथ साथ हेल्थ और वेलनेस की जो खबर है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ये लिस्ट है और हम देख लेते हैं कौन कौन है इसके अंदर। और जो ये सोर्स है, ये आंकड़े जो लिए गए हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स से लिए गए हैं। तो सबसे अधिक जो अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर वो कौन है? तो उनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। इनकी संपत्ति 161 अरब डॉलर के अंदर है। दूसरे नंबर पर एलोन मस्क जो स्पेस एक्स के मालिक भी हैं। ठीक है, इनकी संपत्ति जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को भी खरीद लिया है, ठीक है, और हमेशा न्यूज़ के अंदर रहते हैं, इनका नाम है एलन मस्क। इनकी संपत्ति 148 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पे है हमारे भारतीय जिनका नाम है गौतम अडानी। इनकी संपत्ति है 127 अरब डॉलर। चौथे नंबर पे है बिल गेट्स। इनको कौन नहीं जानता, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। ठीक है, 190 देशों में इनके सॉफ्टवेयर चलते हैं। इनकी संपत्ति 109 अरब डॉलर। फिर चौथे नंबर पे है जेफ बेजोस। ये अमेजन के फाउंडर हैं। किसके? अमेजोन के। इनकी संपत्ति है 108 अरब डॉलर में। फिर वॉरेन बफेट, इनकी संपत्ति 105 में। लेरी एलिसन 92 अरब डॉलर। मुकेश अंबानी, ये भी हमारे कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। इन्होंने हाल ही में अपने छोटे बेटे की सगाई की है, ठीक है। 86 अरब डॉलर स्टीव वालमर और 84 अरब डॉलर लेरी पेज, ठीक है। तो ये है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति और अमीर व्यक्तियों के नाम। आई होप आपको इनसे कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आप भी अपने जीवन में मेहनत करके इन जैसों मतलब आप भी पहले नंबर पे आ सकते हैं। इतना कोई बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी बर्नआउट अर्नोल्ट के से भी पहले आ सकते हैं। आपकी संपत्ति भी 162 अरब डॉलर हो सकती है, फिर आप भी पहले नंबर पे आ जाओगे। जोक सपाट, मेहनत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको खबरें भी अच्छी लगी होगी और स्वास्थ्य से संबंधित खबरें भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ऐसी खबरें और भी देखने को मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। थैंक यू सो मच।